हेलो दोस्तों, आप सभी को KVV स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस कोर्ट 12th का आज आपको पढ़ाएंगे। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय यानी अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, अधिकार एवं कार्य क्षेत्र का वर्णन करें। आपका क्वेश्चन एक्सटर्नल एग्जाम में ऐसा रह सकता है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के संगठन एवं अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन करें। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा और एकदम चैप्टर के बीच बीच से क्वेश्चन निकाल रहे ताकि आप लोग का दिक्कत नहीं हो। अगर सिलेबस के हिसाब से देखेंगे ना तो कोर्ट 12th में आपका ये 5वां चैप्टर है, संवैधानिक संरचना, अमेरिकी न्यायपालिका या संघीय न्यायपालिका, ये चैप्टर है। इसलिए आपको इसके बीच से क्वेश्चन निकाल रहे ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। एक्सटर्नल एग्जाम में बहुत अच्छे से समझ के लिख सकते हैं। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे चैनल KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके तक पहुंच पाए। देखिए, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से बताने से पहले अमेरिका के बारे में भी थोड़ा सा बताना होगा। अमेरिका के बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिएगा, तभी एग्जामिनर भी समझेगा नहीं ये बच्चा पढ़ के आया है, ये इसके अंदर नॉलेज है, भरपूर नॉलेज है। इसलिए देखिए, अगर अमेरिकी की बात करें तो अमेरिकी न्यायालय में संघीय न्यायपालिका कहा जाता है। अमेरिकी न्यायालय को संघीय न्यायपालिका कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, संघीय न्यायपालिका संगठनात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित है, जिसके कारण संघीय न्यायपालिका होता है बहुत ही विस्तृत है। इसका वर्णन नहीं किया जाता, बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़ा है संघीय न्यायपालिका। संघीय जो न्यायपालिका को दो भागों में बांटा जाता है। जो संघीय न्यायपालिका है उसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला व्यवस्थापिका न्यायालय, दूसरा संवैधानिक न्यायालय। व्यवस्थापिका न्यायालय हम उसे कहते हैं प्यारे दोस्तों, कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों के क्रियान्वयन में प्रशासन की सहायता करता है। जो कांग्रेस द्वारा जो निर्मित कानून होता है उसे लागू करने में प्रशासन को सहायता करता है। इस न्यायालय को न्यायाधीशों को कांग्रेस के द्वारा हटाया जाता है। जो इस न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जो व्यवस्थापिका न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इसे कांग्रेस के द्वारा हटाया जाता है और इसका कार्यकाल कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर करता है। जो इसका कार्यकाल होता है वो कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर करता है। दूसरा, संवैधानिक न्यायालय। संवैधानिक न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है और जो संवैधानिक न्यायालय है संविधान का संरक्षक माना जाता है, देखभाल करने वाला माना जाता है। अर्थात विधान में दिए गए कानूनों की व्याख्या करता है और विधान में जो दिया गया कानून, जो लिखा गया कानून है उसका व्याख्या करता है और उसका रक्षा करता है और उनकी रक्षा करता है। इस न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। इस न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, और इसका कार्यकाल अस्पष्ट होता है और इसका जो कार्यकाल होता है अस्पष्ट होता है, स्पष्ट नहीं होता है कि इतने दिन रहेंगे, यानी अनगिनत। संवैधानिक न्यायालय त्रिस्तरीय। जो संवैधानिक न्यायालय वो त्रिस्तरीय पहला जिला न्यायालय, उसके बाद संघीय न्यायालय, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। संवैधानिक न्यायालय में जो है त्रिस्तरीय है, पहला वह जिला न्यायालय, उसके बाद संघीय न्यायालय, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। जो संघीय न्यायपालिका का संगठन है, अमेरिका में संघीय न्यायपालिका का ढांचा त्रिस्तरीय है। अमेरिका में जो संघीय न्यायपालिका का ढांचा वो त्रिस्तरीय है, 3 स्तर पे है, जिसमें सबसे नीचे के स्तर पर जिला न्यायालय है और जो सबसे नीचे के स्तर पर होता है वो जो होता है जिला न्यायालय होता है। उसके ऊपर संघीय न्यायालय को अपीलीय न्यायालय भी बोल सकते हैं और सर्वोच्च स्तर पर होता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय होता है और जो सबसे ऊपर और सबसे ऊंचा पोस्ट पर होता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यायालय होता है। और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा सा पहले हम आपको कुछ मेन टॉपिक आपको बता देते हैं ताकि आपको फिर पढ़ाएंगे डिटेल से, उसमें आपको दिक्कत नहीं है। जो अमेरिकी है वो अमेरिकी संघीय शासन प्रणाली है। ठीक है, और जो है संघीय न्यायालय की संरचना जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके संगठन किया गया था। जो संघीय न्यायालय की संरचना के अंतर्गत जो सबसे ऊंचा वो सर्वोच्च न्यायालय का संगठन है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊंचा पे है। संविधान के अनुच्छेद 3 में यह बात कहा गया है, संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्ति है उस सर्वोच्च न्यायालय तथा इन विभिन्न न्यायालयों में निहित होगी। जो संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्ति है उस सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न न्यायालयों में निहित होती है, जो कि कांग्रेस विधि द्वारा समय समय पर जो कांग्रेस है वो विधि द्वारा समय समय पर स्थापित करता है। ठीक है,
और जो सर्वोच्च न्यायालय थे, न्यायाधीशों जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश की जो मुख्य न्यायाधीश जो थे उसमें मुख्य न्यायाधीश 9 थे, लेकिन प्रारंभ में जब इसकी संख्या जो जिसमें शुरू हुआ था सर्वोच्च न्यायालय, उसमें प्रारंभ में इसकी संख्या 5 थी। संविधान में संशोधन करके इसकी संख्या में वृद्धि की। जो संविधान जब संशोधन होता है तो नहीं इसकी संख्या वृद्धि किया जाए नहीं किया जाए उन लोग पे डिपेंड करता है, लेकिन संविधान संशोधन में इसे संशोधन किया गया और इसकी संख्या में वृद्धि की गई। ठीक है, और इसकी योग्यता की बात करें तो इस भारत के देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, वो भारत की तरह इसकी जो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अंतर्गत निश्चित योग्यता नहीं है। जो अमेरिकी की सर्वोच्च न्यायालय है उसकी कोई योग्यता नहीं है कि इसमें 10वां पास होना चाहिए या 12 पास होना चाहिए, LLB किया होना चाहिए, इसकी योग्यता नहीं है। वे अपने वो किसी चीज में या राजनीतिक क्षेत्र में विख्यात हो या कि कोई भी चीज में विख्यात हो, अधिवक्ता हो, विधि वेता हो, न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए काफी विस्तार से पढ़ने का प्रयास करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो इसका फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के संगठन एवं अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन करें। काफी सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया और काफी सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। सर्वोच्च न्यायालय, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1779 में न्यायिक अधिनियम के अनुसार हुई। जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1789 में न्यायिक अधिनियम के अनुसार हुई। सर्वप्रथम यह न्यूयॉर्क नगर के बाल स्ट्रीट में स्थापित है और यह जो सर्वप्रथम यह न्यूयॉर्क नगर के बाल स्ट्रीट में स्थापित किया गया है। बाद में यह फिलाडेल्फिया में चला गया और जब यह न्यूयॉर्क में स्थापित हुआ उसके बाद में यह फिलाडेल्फिया में चला गया और वर्तमान समय में यह वाशिंगटन में स्थित है। और जो वर्तमान समय की बात करें सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है तो वाशिंगटन में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय जो होती है उसकी संरचना, उनकी संरचना देखिए कैसे कैसे उनकी संरचना हुई सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वप्रथम जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ, इनमें से एक मुख्य न्यायाधीश तथा 5 अन्य न्यायाधीश थे। जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था, जब प्रारंभ इनकी की गई थी, शुरुआत की गई थी, इनमें से मुख्य न्यायाधीश 6 थे, लेकिन टोटल न्यायाधीशों की संख्या 6 थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश इनमें 5 थे। ठीक है, और एक अन्य न्यायाधीश थे। कांग्रेस द्वारा समय समय पर इस संख्या में परिवर्तन किया गया। देखिए आपको बताएं कि कांग्रेस द्वारा यहाँ पे अमेरिका में कांग्रेस होता है, जब कांग्रेस द्वारा समय समय पर इसकी संख्या में परिवर्तन किया गया। 1869 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 9 निर्धारित की गई। जब 1869 में संशोधन हुआ, संशोधन करके तो 1869 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 9 निर्धारित की गई। पहले कितना था? 6, लेकिन अब कितना किया गया? 9। उस समय से लेकर अब तक इसकी संख्या 9 ही है। 1869 से लेकर आज 2023 तक इसकी संख्या की बात करें सर्वोच्च न्यायालय की तो 9 ही है। इस प्रकार वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश तथा 8 अन्य न्यायाधीश है। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ये बात करें इनकी नियुक्ति की, सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति की बात करें प्यारे दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट के सहमति से की जाती है। जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा जरूर करता है, लेकिन सीनेट के सहमति से की जाती है, बल्कि अपने से नहीं करते राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पद के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की। आपको बताएं कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए कोई योग्यता कोई निर्धारित नहीं की गई। जैसे अगर कोई मान लीजिए जॉब करना चाहता है, उसके लिए जॉब करना चाहता है फॉर्म भरता है तो बोलता है कि अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए बीए पास होना चाहिए, बीए करना चाहिए। यहाँ इस तरह बताया गया है कि आप न्यायाधीश पद के लिए योग्यता कोई निर्धारित नहीं की, उनके लिए कोई योग्यता नहीं है कि आप जरूरी है कि LLB किया होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं है, कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त कर सकता है। और जो राष्ट्रपति है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को, किसी भी प्रतिष्ठित यानी अच्छे व्यक्ति को, गुणवान व्यक्ति को, विधि वेता को, ज्ञान वाले व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है,
जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है, जिसके नाम पर सीनेट की स्वीकृति प्राप्त है, और जिसके नाम पर सीनेट की स्वीकृति प्राप्त है। और सर्वोच्च न्यायालय की वेतन और पद अवधि की बात करें तो काफी अच्छा और काफी सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करें, ताकि मेरा मकसद है कि जो हमारे बच्चे हैं उसको एग्जाम में किसी तरह का दिक्कत न हो, और काफी आसान भाषा में। और जो ये आपका कोड 2 है, तुलनात्मक राजनीति का एक काफी तुलना करने की विवेचना किया गया, इसलिए हम आप लोग को काफी सरल भाषा में प्रयास कर रहे हैं समझाने। काफी हार्ड चैप्टर है और इसको हम काफी नॉर्मल कर रहे हैं आपको, और काफी मेहनत लगता है प्यारे दोस्तों, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि नहीं, मेरा पढ़ाया हुआ मेहनत बेकार नहीं जा रहा है। ठीक है, देखिए वेतन और पद अवधि की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन होता है वो कांग्रेस द्वारा निर्धारित किया जाता है, और न्यायाधीशों की पद अवधि में इस वेतन वृद्धि तो की जा सकती है। जो न्यायाधीश की पद अवधि होती है, जब तक वे पद पे बने रहते हैं तो उनके वेतन में वृद्धि की जा सकती है, लेकिन कमी नहीं की जा सकती। गौर कीजिएगा, जो न्यायाधीशों की पद अवधि जो पद पर बने हुए तो उनके वेतन में वृद्धि की जा सकती है, लेकिन कमी नहीं की जा सकती है। न्यायाधीशों की पद अवधि आजीवन है। जो न्यायाधीश का पद अवधि है वो आजीवन है, और वे जीवन प्रांत अपने पद पर बने रह सकते हैं, और वे चाहते हैं तो अपने पद पर जीवन प्रांत तक बने रह सकते हैं। न्यायाधीशों द्वारा इसके पूर्व स्वेच्छा से पद त्याग किया जा सकता है, और न्यायाधीश लोग होते हैं वे अपने स्वेच्छा अपने मन से भी पद त्याग कर सकते हैं। और इस संबंध में यह व्यवस्था की गई है, अगर कोई पद त्याग करता है अपनी मर्जी से करता है तो इसमें यह व्यवस्था की गई है, यदि किसी व्यक्ति ने 10 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा दी है, कोई व्यक्ति है वो 10 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय में अपना काम किया है या सेवा दिया है, सेवा में तात्पर्य रहा है, तो उसकी आयु होती है 70 वर्ष हो चुकी है, और उसकी आयु जब 70 वर्ष हो चुकी है, अर्थात वह 15 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा कर चुका है, और 15 वर्ष तक वह सर्वोच्च न्यायालय की सेवा कर चुका तथा इसकी आयु 65 वर्ष हो चुकी। जब उनकी आयु 65 वर्ष हो चुकी होती है तो स्वेच्छा से भी अवकाश ग्रहण करने के बाद भी उसे जीवन प्रांत अपने पद पर पूरा वेतन प्राप्त रहेगा। अगर वे स्वेच्छा से अपने पद त्याग कर देते हैं कि नहीं, हमें अवकाश ग्रहण करते हैं, हमको जॉब नहीं करना है, तो उनको जीवन प्रांत यानी जब तक वे जिंदा रहेंगे तब सब उसका पूरा वेतन प्राप्त रहेगा, कोई कटौती नहीं किया। यह स्पष्ट है कि 70 वर्ष के आयु के बाद भी अपने पद से अवकाश ग्रहण करना न्यायाधीश की इच्छा पर निर्भर करता है। और कहने का मतलब है कि 70 वर्ष के आयु के बाद भी वे चाहेंगे तो अपने मर्जी से पद का अवकाश ग्रहण कर सकते हैं, अपनी इच्छा पे वे पद से हट सकते हैं। ठीक है, महाभियोग केवल जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो महाभियोग जो होता है, महाभियोग के आधार पर ही पद से हटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। जो सर्वोच्च न्यायालय को होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। केवल महाभियोग के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित किया जाता है, और प्रतिनिधि सभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर सीनेट द्वारा उसकी जांच की जाती है। जब किसी पर अगर कोई व्यक्ति है, अगर वे गलत नहीं है और उसको हटाने का साजिश के द्वारा उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उस समाज उसे देखेगा कि ये आदमी गलत है कि नहीं, उसे जांच पड़ताल करेगा। इसमें इसी तरह बताया गया है कि जो महाभियोग के आधार पर से हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में पारित किया जाता है। और जो महाभियोग प्रस्ताव है वो प्रतिनिधि सभा में पारित किया जाता है, और प्रतिनिधि सभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर सीनेट द्वारा उसकी जांच की जाती है। जब 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो सीनेट द्वारा उसकी जांच की जाती है। यदि सीनेट अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पुष्टि कर दे तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित समझा जाएगा। अगर सीनेट 2/3 बहुमत की पुष्टि कर दे तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित समझा जाएगा। अगर हमारे ऊपर कोई दबाव डाल दिया, अगर हमको आरोप लगा दिया कि नहीं ये आदमी गलत है, अगर समाज भी उसको साबित कर दे कि नहीं ये आदमी गलत है, तो प्रस्ताव पारित समझा जाएगा।
और हमको उस पद से हटा दिया जाएगा और संबंधित न्यायाधीश का पद त्याग करना होता है और संबंधित जो न्यायाधीश का पद होता है उसे त्याग करना होता है। अगर प्रतिनिधि सभा और सीनेट से अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर न्यायाधीश को हटना ही पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है। महाभियोग प्रक्रिया साजिश के तहत ही उसे लाया जाता है, उसको हटाने की एक तरीका होती है। महाभियोग में देशद्रोह की आरोप लगा दिया जाता है कि नहीं ये आदमी ऐसा है, इसको हटा दिया जाए, इसलिए बहुत सोच समझ के महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग लगाकर ही उसे हटाया जा सकता है, अगर किसी से दुश्मन है तो फिर हटा देता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य, जो सर्वोच्च न्यायालय की कार्य विधि यानी सर्वोच्च न्यायालय की कार्य, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवेशन प्राप्ति, जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिवेशन प्रति वर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार को प्रारंभ होता है। जो सर्वोच्च न्यायालय की अधिवेशन जो चालू होता है, कार्य करने की विधि जो चालू होती है, वो प्रति वर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार को होता है और प्राय अगले वर्ष के जून माह के पहले सप्ताह तक चलता है। देखिए दोस्तों प्यारे, गौर कीजिएगा, जो इसका अधिवेशन चलता है वो अक्टूबर के प्रथम सोमवार से प्रारंभ होता है और जो आपका जून माह के पहले सप्ताह तक चलता है। विशेष अगर मान लीजिए किसी प्रकार की आवश्यकता पड़े तो विशेष आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिवेशन बुला सकती है। और मान लीजिए कहीं झगड़ा हो गया, उपद्रव हो गई, देशद्रोह की भावना हो गई, तो वहां पे चाहता है तो मुख्य न्यायाधीश विशेष बैठक बुला सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की विशेष बैठक को भी बुला सकता है। मुख्य न्यायालय के कार्यपालिका का अधिकारी, जो मुख्य न्यायालय के कार्यपालिका का अधिकारी है, यह अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो यह कार्यपालिका का अधिकारी अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और निर्णयों की घोषणा करता है कि अभियोग की सुनवाई मंगलवार, बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार की होती है। और जो अभियोग की सुनवाई होती है वो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सोमवार, आप याद रखिएगा कब मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार की होती है। शनिवार को न्यायाधीश परामर्श से विचार विमर्श करते हैं। जितने भी मामला आता है शनिवार को उसमें विचार विमर्श परामर्श किया जाता है। तो सोमवार को सार्वजनिक रूप से निर्णय देते हैं और सोमवार को सार्वजनिक रूप से सबके सामने सार्वजनिक रूप से निर्णय देते हैं, विचार देते हैं। अभियोग की सुनवाई तथा निर्णय के लिए 6 न्यायाधीशों की गणपूर्ति आवश्यक है और जब इसके अभियोग की जब सुनवाई होगी तो 6 न्यायाधीशों की गणपूर्ति आवश्यक होती है। जब 6 न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो उनकी सुनवाई नहीं की जाएगी। यह निर्णय बहुमत से होता है और यह निर्णय बहुमत से होता है। मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले अपने विचार बताता है और जो मुख्य न्यायाधीश है सबसे पहले अपने विचार बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो कोई भी है, किंतु कोई भी न्यायाधीश है वो बहुत के निर्णय से अलग मत व्यक्त कर सकता है। जो कोई भी जो न्यायाधीश होता है वो सबका अलग अलग मत होता है, अलग अलग मत व्यक्त करता है। बहुमत निर्णय तथा उसमें सहमत न होने पर न्यायाधीशों की असहमति विचार जनता तथा न्यायालयों के पद प्रदर्शन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को रिपोर्ट में छापे जाते हैं। जब असहमति व्यक्त जनता के न्यायालय जब न्यायाधीशों के जो न्यायाधीश लोग हैं, जब जनता लोग खुश नहीं होते हैं तो असहमति विचार जनता न्यायालयों के पद प्रदर्शन के लिए संयुक्त रूप से प्रदर्शन करते हैं। जब अगर हम न्यायालय गए, हमको वहाँ अच्छा से फैसला नहीं मिला, हम संतुष्ट नहीं है तो हम आक्रोश होंगे तो आंदोलन करेंगे तो असहमति विचार पर अपना विचार को सहमत नहीं है तो असहमति विचार प्रकट करेंगे। उसी प्रकार असहमति प्रकट करेंगे तो फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की रिपोर्ट में छापे जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन कौन से आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के संविधान में ही शक्तियां प्राप्त होती है और इस रूप में अमेरिकी संघ की सर्वोच्च न्यायालय की कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों में ही स्वतंत्र है। अमेरिकी संघ की सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों में ही स्वतंत्र है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार निम्नलिखित है। पहला क्षेत्राधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के 2 प्रकार के मुकदमे में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। पहला, वे सभी विवाद जिसमें राजदूत, अन्य सार्वजनिक मंत्री, वाणिज्य दूत अथवा विदेश मंत्री प्रतिनिधि आदि कोई पक्ष में हो, यानी वे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उसी मामले में दे सकते हैं जो वे सभी विवाद जिनमें राजदूत, अन्य सार्वजनिक मंत्री, वाणिज्य दूत अथवा विदेश प्रतिनिधि आदि का कोई पक्ष हो। दूसरा, ऐसे सभी विवाद जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका का संघ या अमेरिका का कोई एक अधिक राज्य का पक्ष में हो। ठीक है। दूसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार।
शेष सभी जितना बच्चा पहला में जितना प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में जितना बताया, उसके बाद शेष जितना अधिकार जितना बचता है सभी विवाद, शेष सभी विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अर्थात निचले न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा सकती है। जो निचले न्यायालय के निर्णय की अपील होती है वो सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा सकती है। राज्यों के न्यायालय की अपील संघ के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। जो राज्यों की अपील होती है उस संघ के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अन्य किसी भी संघीय न्यायालय में नहीं। संविधान सर्वोच्च न्यायालय को कानून तथा तथ्यों के बारे में अपीलीय क्षेत्राधिकार देता है। जो संविधान है वो सर्वोच्च न्यायालय के कानून तथा तथ्यों के बारे में अपीलीय क्षेत्राधिकार देता है, परंतु कांग्रेस में इसे नियमित करने का अधिकार है। परंतु कांग्रेस को इसे नियमित करने का अधिकार है, विस्तृत करने का अधिकार है। न्यायिक पुनर्लोकन का विचार, सर्वोच्च न्यायालय भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षण की भूमिका में है। जो सर्वोच्च न्यायालय भी है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति और न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के संविधान में संरक्षण की भूमिका में है। जो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्या का महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या का महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है या प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत उनके द्वारा उन सभी कानूनों को संवैधानिक की जांच की जा सकती है, और जितने भी संवैधानिक कानून बने होते हैं वो संवैधानिक की जांच की जाती है, जिन्हें संघीय कांग्रेस तथा राज्य सरकार द्वारा पारित किया जाता है। और इसे संघीय कांग्रेस या राज्य सरकार द्वारा पारित किया जाता है। इनमें से किसी भी कानून को जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है, तब यदि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा समझे कि ये कानून संविधान के प्रतिकूल है तो उनके द्वारा इन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। अगर वो समझे इनके प्रतिकूल है तो अवैध घोषित किया जा सकता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को इस शक्ति ही न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इसी शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति कहते हैं। इस शक्ति के आधार पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा दिए गए कार्य आते हैं। इस अधिकार क्षेत्र में वही कार्य आते हैं, कार्यपालिका को दिए गए कार्य ही आते हैं। ऐसे कानूनों के आधार पर उसने किए हैं और इसी कानूनों के आधार पर इसने किए। कॉर्बेन ने न्यायिक पुनर्विलोकन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य न्यायालयों के उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापकों को कानूनों की संवैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा उन कानूनों को लागू करने से इनकार करने के संबंध में प्राप्त है, जिन्हें वे अवैध और इसलिए व्यर्थ समझते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की इस शक्ति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षण की स्थिति प्राप्त कर ली है, और इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जो संविधान है वो संरक्षण की स्थिति प्राप्त कर ली है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए जस्टिस ह्यूज ने कहा है कि अमेरिकी जनता है वो संविधान के अधीन आवश्यकता रहती है, संविधान के अधीन रहती है, परंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय का है संविधान है। 1803 ईस्वी में मरबरी बना मेडिसन के विवाद में न्यायमूर्ति मार्शल द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया था। जो 1803 ईस्वी में मरबरी बना मेडिसन की विवाद जब हुई थी उसमें न्यायमूर्ति मार्शल द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत को स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इस तरह आपका अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की संगठन अधिकार कार्य कंप्लीट हो गया। इस तरह आपका एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो एक्सटर्नल एग्जाम में आने वाला है, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं, और बहुत ही जल्दी आप लोग के सामने वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं, और सारा हम कंप्लीट कराएंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग का एग्जाम हमको याद है 6 तारीख को भी है, 11 को भी है, 13 को भी है, 20 को, सारा आपको कराने का प्रयास करेंगे, और हर एक क्वेश्चन वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में आने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप मेरे चैनल के भी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और आपके सामने बहुत ही जल्द दूसरा क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, और वही क्वेश्चन ला रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आने वाला है।